जज महोदय, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सुप्रिया वर्ग 10वीं की छात्रा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। अरे हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान में भारत उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से हिंदुस्तानियों की रगों में खून खौल उठता था और अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला देना चाहती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी, कसौटी थी। और उसके बाद सन 62, सन 65 और सन 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें घर की स्थिति ये हो जाया करती थी, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता भी ना चला, जिसकी कई बूटियां हो गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, 2 रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती है दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए। और पत्र में क्या लिखकर भेजती है, जरा गौर फरमाइएगा कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मनों के दांव से, 1 इंच भी पीछे ना हटना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना दुश्मनों के तलवार से। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु अब देश लड़ जाने को नहीं कहता, अब देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं।
हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये सोच सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़ आता है। करार होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही हुआ 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घिरसन मार से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बजे रोज का काम मेरा रोजगार भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, वही एक और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4वें नंबर पर आते हैं। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हैं, जहां हिंदू भी पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है साहब, अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, अगर जरूरत है तो केवल एक अच्छे इंसान की, केवल एक अच्छे इंसान की। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे दिखाई देती है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय देकर के शिक्षा की बुनियाद रखी है, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, NIT जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण वो ये जो शिक्षा नीति है सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारा शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति, अपनी धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति, दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो राष्ट्र निर्माण संभव होगा, ना ही इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को सारे जहां ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं के पूजा के साथ उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति निरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण
संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, ये तीनों चीजें हमारी अखंड भारत को खंड करती रहेंगी। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I be an Indian, I be an student, I be a symbol dot for this motherland and feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उस हर एक जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन, किसान को और इस देश के हर उस नागरिक को जब तक काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में हम सब मिलकर, मैं आप हम सभी मिलकर ये प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में तो सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।